Hello friends, my name is Dr. Priyanka and today we will discuss about the enzyme immobilization. enzyme सबने सुना हुआ है कि enzyme के साथ जब substrate react करता है तो product बनता है। लेकिन enzyme immobilization क्या है? क्योंकि enzyme जो होता है ना वो costly होता है, तो इसलिए हमें immobilization करना पड़ता है। immobilization एक वो प्रोसेस होती है जिसमें कि हम enzyme molecule को एक solid support में confine कर देते हैं, जिससे कि जब सबस्ट्रेट पास होता है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। यानी कि एक तरह से ये मान लीजिए कि एंजाइम के ऊपर एक कवरिंग हो जाती है। तो इमोबिलाइज एंजाइम क्या होता है? यानी कि जिसमें जो मूवमेंट होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है या फिर एक स्मॉल रीजन में होती है। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन करने का तो मेन पर्पज़ यही होता है, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं ना वो कॉस्टली होते हैं। तो अगर हमने उनको परचेज़ करेंगे हम, तो फिर हमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो इसलिए हम उस एंजाइम को रीयूज़ कर सकें, हम क्या करते हैं, इमोबिलाइजेशन कर देते हैं कि एंजाइम के ऊपर किसी भी सॉलिड सपोर्ट की या किसी भी कंपाउंड की कवरिंग लगा देते हैं, जिससे कि वो जो एंजाइम है एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा से वो रीयूज़ किया जा सके। तो मेन पर्पस इमोबिलाइजेशन का ये है। नेक्स्ट है कि इमोबिलाइजेशन क्यों करते हैं, वही बता रहे हैं, ताकि डिग्रेडेशन और डीएक्टिवेशन से प्रोटेक्शन मिल सके। अगर एंजाइम को रीयूज़ करना है हमने बहुत सारी साइकिल्स के लिए, तो जो कॉस्ट है एंजाइम की वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हम बार बार जो है उसी एंजाइम को रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो हमारा स्टेबिलिटी है वो इन्हांस हो जाएगी, और जो रिएक्शन है उसको हम रैपिडली स्टॉप कर सकते हैं। ईजी सेपरेशन होगा एंजाइम का प्रोडक्ट से, और प्रोडक्ट जो है वो कंटामिनेटेड भी नहीं होगा एंजाइम से। तो ये सारे स्टेप्स के लिए एंजाइम इमोबिलाइजेशन ज़रूरी होती है। तो अब एंजाइम को इमोबिलाइज करने के लिए हमारे पास वो सॉलिड मटेरियल कैसा होना चाहिए? उस सॉलिड मटेरियल को हम बोलते हैं कैरियर मैट्रिक्स। अब वो कैरियर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि क्या जो कंपाउंड है वो यूज़ किया जाएगा एज अ कैरियर मैट्रिक्स। तो पहले तो वो इनर्ट होना चाहिए, मतलब कि वो एंजाइम के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ही कंपाउंड एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा तो वो अदर प्रोडक्ट बन जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। इसके अलावा वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एंड स्टेबल होना चाहिए। कॉस्ट भी उसकी लेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा तब भी उसका कोई बेनिफिट नहीं है। रीजनरेबल होना चाहिए और प्रोडक्ट इनहिबिशन नहीं करना चाहिए। यानी कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट जो फाइनल बनेगा उस पे इस कैरियर का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब कैरियर के क्लासिफिकेशन की गई है इनऑर्गेनिक कैरियर, ऑर्गेनिक कैरियर एंड ऑर्गेनिक सिंथेटिक कैरियर। यानी ऑर्गेनिक नेचुरल भी है और सिंथेटिक भी है। तो जो इनऑर्गेनिक कैरियर है उसमें हाई प्रेशर स्टेबिलिटी का यूज़ किया गया है, एंड ये जो है एब्रेजन्स भी उसमें हो सकते हैं। इनमें एग्जांपल आते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड मटेरियल, पोरस ग्लास, सिलिका या मिनरल मटेरियल जैसे सिलाइट एंड सेंटोनाइट। जो ऑर्गेनिक नेचुरल कैरियर है तो वो फेवरेबल होंगे, कंपैटिबिलिटी होगी उनकी प्रोटीन के साथ में। इनमें आते हैं जैसे सेलुलोज डेरिवेटिव होते हैं, डीएई सेलुलोज एंड सीएम सेलुलोज, डेक्सट्रेन, पॉलीसेकेराइड, एगरोज, स्टार्च, पैक्टिन एंड काइटोसिन। आपको पता होगा कि एगरोज के जेल भी बनते हैं, इसी तरह जो ये हमारा पॉलीएक्रिलामाइड का जेल होता है, तो ये भी जो है मैट्रिक्स की तरह यूज़ किए जा सकते हैं। ऑर्गेनिक सिंथेटिक कैरियर में आते हैं जिनकी हाई केमिकल एंड मैकेनिकल स्टेबिलिटी होती है। इनमें आते हैं पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल एसीटेट, एक्रिलिक पॉलीमर्स। इमोबिलाइजेशन किस किस मेथड से कर सकते हैं? दो मेथड हैं। पहला है फिजिकल। फिजिकल में है तीन टाइप, एब्जॉर्प्शन, इंट्रैपमेंट, इनकैप्सुलेशन। और जो केमिकल है उसके अंदर आते हैं कोवलेंट बाइंडिंग। अभी कोवलेंट बाइंडिंग सपोर्ट भी हो सकता है या क्रॉस लिंकिंग भी हो सकती है। तो जो फर्स्ट मेथड है फिजिकल मेथड, उसमें है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है जब फिजिकल बाइंडिंग हो रही है एंजाइम की जो हमारा कैरियर मैट्रिक्स है उसके सरफेस पे।
अब ये कैरियर इनऑर्गेनिक भी हो सकता है या ऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो जो एड्सॉर्प्शन हो रही है, जो ये एक तरह से बाइंडिंग हो रही है, तो इस बाइंडिंग में कोई ना कोई बॉन्ड भी तो इन्वॉल्व होगा ना, तो वो उनमें इन्वॉल्व होता है वीक इंटरेक्शन, जैसे कि वंडरवाल और हाइड्रोजन बॉन्ड। कैरियर यहाँ पे जो यूज़ किया जाएगा वो सिलिका, बेंटोनाइट या सेलुलोज होंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे जो एंजाइम होते हैं जिनके लिए ये एड्सॉर्प्शन मेथड यूज़ किया गया है वो है कैटालेज एंड इन्वर्टेज। नेक्स्ट इस मेथड की एडवांटेज है कि ये सिंपल है, इकोनॉमिकली है। इसमें जब भी हम एंजाइम के साथ इस कैरियर को अटैच करते हैं तो जो एक्टिविटी है एंजाइम की वो लॉस बहुत कम होती है। इसको रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं एंड रीजनरेट कर सकते हैं। बट इस मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे लो सरफेस एरिया होता है फिजिकल बाइंडिंग के लिए। जो एंजाइम का एक्सपोजर होता है वो माइक्रोबियल अटैक हो जाता है कई बार। जो यील्ड होती है वो लो होती है, क्योंकि एक तो माइक्रोबियल अटैक हो गया, इनएक्टिवेशन हो जाएगी या डिसॉर्प्शन हो जाएगा, तो ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट मेथड है इंट्रैपमेंट। नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ को इंट्रैप कर लिया जैसे। तो एंजाइम या सेल्स जो कि स्पोर से डायरेक्टली अटैच नहीं होते, फिर वो पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर उनको ट्रैप कर देते हैं। तो एंजाइम ये जो होते हैं वो जेल के अंदर या फाइबर के अंदर इंट्रैप कर जाते हैं। वो इस तरह से किया जाता है कि प्रोटीन रिटेन रहता है और पेनिट्रेशन हो जाती है सबस्ट्रेट की। अब ये अलग अलग टाइप के हैं। इंक्लूजन इन जेल, यानी जिसमें हम जेल बना रहे हैं, पॉलीएक्रिलामाइड जेल हो सकता है, पॉलीविनाइल अल्कोहल जेल हो सकते हैं, या फिर हम इनको कहाँ इंट्रैप कर लें, फाइबर में, सेलुलोज एंड पॉलीएक्रिलामाइड जेल, या फिर माइक्रो कैप्सूल बना लें, पॉलीअमीन एंड पॉलीबोसिक एसिड क्लोराइड मोनोमर्स। जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं ना, तो जो ये येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है वो इंजाइम है, और बाहर जो कवरिंग दिखा रखी है वो कैरियर मैट्रिक्स है, तो उनके अंदर ये इंट्रैप हो गए हैं। नेक्स्ट मेथड इसी में लेटेस्ट टाइप इंट्रैपमेंट। इंट्रैपमेंट जो होता है उसमें हम इंजाइम को इंट्रैप कर रहे हैं। इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो होंगे क्रॉस लिंक वाटर इंसॉल्युबल पॉलीमर के, उसमें ये इंट्रैप हो जाएंगे। इनमें पॉलीमर आते हैं पॉलीएक्रिलामाइड, पॉलीविनाइल अल्कोहल एंड नेचुरल पॉलीमर जो स्टार्च होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर एंजाइम को इमोबिलाइज करने के लिए। नेक्स्ट है माइक्रो कैप्सूल टाइप इंट्रैपमेंट, इनकैप्सुलेशन या मेम्ब्रेन कन्फाइनमेंट। इसमें एंजाइम को इनक्लोज करते हैं। एक जो मेम्ब्रेन होती है ना वो सेमी परमेबल होती है, जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है कि कुछ सब्सटेंसेस इससे क्रॉस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन यहाँ पे यूज़ की जाती है वो आपका कोलोडियन या नायलॉन मेम्ब्रेन हो सकती है। एडवांटेज इस मेथड के ये हैं कि यहाँ कोई केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं करी जाएगी, ये बहुत ही स्टेबल फॉर्म होती है, ईजिली हैंडलिंग कर सकते हैं एंड रियूज़। बट डिसएडवांटेज है कि कई बार पोर से जो एंजाइम है वो लीक कर जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है कोवलेंट बाइंडिंग। यहाँ पे एंजाइम और जो कैरियर हैं उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो इस बाइंडिंग में कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, सल्फाइड्रल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इमिडाजोल ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप या थायोल ग्रुप। डिसएडवांटेज इस मेथड की ये है कि जब भी कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व होगा तो वो स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है कई बार, या जो एक्टिव सेंटर होता है एंजाइम का जहाँ से सबस्ट्रेट बाइंड करता है उस सेंटर को भी वो चेंज कर देता है, जिससे कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो लॉस हो जाती है या सबस्ट्रेट में भी चेंजेस हो जाते हैं। एडवांटेज ये है कि जो बाइंडिंग फोर्स है एंजाइम एंड कैरियर के बीच में वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वहाँ से कोई भी एंजाइम की लीकेज नहीं होती है, चाहे सबस्ट्रेट की भी प्रेजेंस हो या सोल्यूशन प्रेजेंट हो हाई आयनिक स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट है क्रॉस लिंकिंग। इसमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर क्रॉस लिंकिंग होती है एंजाइम मॉलिक्यूल की इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सॉलिड सपोर्ट। इसमें 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक एंजाइम बन जाता है और एग्रीगेट बनता है, और यहाँ पे इन्वॉल्व होता है मल्टी फंक्शनल रिएजेंट जो कि कोवलेंटली लिंक करता है एंजाइम मॉलिक्यूल से। इस मेथड का एडवांटेज है कि यहाँ पे बहुत ही लिटल डिसऑप्शन होती है, क्योंकि एंजाइम जो है वो स्ट्रांगली बाइंड करते हैं और स्टेबिलिटी जो होती है वो हाई होती है, चाहे पीएच में भी चेंज हो जाए, आयनिक आयंस में कोई चेंज हो जाए, ये सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन में चेंज हो, ये स्टेबल रहेगा। डिसएडवांटेज ये है कि कई बार एक्टिव साइट जो है एंजाइम की वो चेंज हो जाती है और ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड नहीं है।
अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे सिंपल मेथड होता है एडसॉर्प्शन और सबसे जो डिफ़िकल्ट मेथड है वो कोवलेंट बाइंडिंग एंड इंट्रैपमेंट है। बट मेम्ब्रेन कन्फाइनमेंट एंड एडसॉर्प्शन सिंपल मेथड है। जो कॉस्ट लगेगी वो सबसे कम एडसॉर्प्शन में लगती है और हाई कॉस्ट लगती है कोवलेंट बाइंडिंग एंड मेम्ब्रेन कन्फाइनमेंट में। जो बाइंडिंग फोर्स है वो कोवलेंट बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है एंड मेम्ब्रेन कन्फाइनमेंट भी, लेकिन वीक इंट्रैपमेंट होता है। एंजाइम लीकेज हो सकती है एडसॉर्प्शन में एंड इंट्रैपमेंट में। बाकी दो मेथड में कोई एंजाइम लीक नहीं करेगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो एडसॉर्प्शन एंड इंट्रैपमेंट है या मेम्ब्रेन कन्फाइनमेंट है। अगर हम प्रॉब्लम देखें तो एडसॉर्प्शन में और इंट्रैपमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम है, साथ में मेम्ब्रेन कन्फाइनमेंट में। मैट्रिक्स जो होती है वो हर जगह यूज़ की जाएगी, सिर्फ मेम्ब्रेन कन्फाइन मतलब मैट्रिक्स का जो इफेक्ट होता है वो हर जगह आता है, सिर्फ मेम्ब्रेन कन्फाइनमेंट को छोड़ करके। माइक्रोबियल प्रोटेक्शन जो है वो ना तो एडसॉर्प्शन में मिलती है ना कोवलेंट बाइंडिंग में, बल इंट्रैपमेंट एंड मेम्ब्रेन कन्फाइनमेंट में मिलती है। अब एंजाइम मोबिलाइजेशन के एडवांटेज भी देख लिए हमने, मेथड्स भी देख लिए, बट लिमिटेशन क्या है? एक तो कॉस्ट, जो हम कैरियर यूज़ कर रहे हैं, और फिर इमोबिलाइज़ करने की कॉस्ट। दूसरा है कई बार प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, यानी एक्टिव साइट में चेंज हो गया या चेंजेस हो गए सबस्ट्रेट में। मास ट्रांसफ़र की लिमिटेशन है, कोफैक्टर एंड रीजनरेशन में प्रॉब्लम आएगी, और जहाँ पे हम मल्टी एंजाइम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी प्रॉब्लम है और एक्टिविटी लॉस हो जाती है। अब आता है इसका एप्लीकेशन इंडस्ट्री में। तो फूड इंडस्ट्री में स्टार्च हाइड्रोलिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोटीएसिस के लिए, अमाइनो एसिड प्रोडक्शन हो तब इमोबिलाइजेशन करते हैं, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए एंड एचएफसीएस की प्रोडक्शन के लिए। अगर अदर हम इंडस्ट्रीज़ में देखें तो डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी इमोबिलाइज एंजाइम यूज़ किए जाते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये टॉपिक जो है इमोबिलाइज एंजाइम अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।